Okay, good morning everyone. Namaskar. Good morning. Good morning. Good morning. Namaskar. Good morning. Okay, so कैसे हो आप सब? All well, सब बढ़िया है. Long time no see. Hmm? बारिश हो रही है. चलो बढ़िया बारिश हो रही है तो गर्मी तो कम होगी. हाँ जी, आज 2 क्लासेस हैं. एक अभी है, एक 1 बजे है. तबीयत खराब हो गई, कोई बात नहीं. खराब हुई है तो ठीक भी हो जाएगी. बिहार में नहीं हो रही. बिहार वालों को बोलो जल्दी बारिश कराओ भाई. बिहार से बारिश निकलेगी तभी तो हम वहां पर आ पाएंगे दोबारा. 2 क्लासेस हैं, बिल्कुल है. बिहार लखनऊ वाले दोबारा से बुला रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि वहां बारिशें शुरू होने वाली है, तो इसलिए हम प्रोग्राम वहां रख नहीं पा रहे अपना, है ना. तो मानसून निकलेगा वहां से तभी हम रख पाएंगे वहां पर अपना सेमिनार. ओके, स्टार्ट करें. पाकिस्तान कब आ गया? जब तुम अपना नाम बदल के सही नाम रख दोगे उस दिन आ जाएंगे. रेडी हो? स्टार्ट करें? हो गया मस्ती मजाक? चलिए मूव ऑन करते हैं. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला. आई होप कि मैंने आपको कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी शुरू नहीं किया था. आई होप सो, है ना. अगर मैं सही हूं तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो. कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना? स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह नहीं हुआ ना? ठीक है, बस आज उसी को शुरू करते हैं. और काफी हद तक आज 2 सेशंस में उसको ऑलमोस्ट आपका काफी कुछ उसमें करवा भी दूंगा, है ना. देखो, अभी तक आपने यहाँ पर हमने अभी तक यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात कर चुके हैं हम. ठीक है. बैंकिंग सेक्टर का मेन फंक्शन जो था वो यही था कि डिपॉजिट ले रहे हैं और हम एडवांसेस उसके बदले में दे रहे हैं. ठीक है. अब एडवांसेस जो हैं या लोन्स एंड एडवांसेस कह लीजिए, किसको दिए जाते हैं? जो भी जरूरत होती है, जिनको फंड्स की, दे नीड्स द फंड्स, तो उनको यहाँ पर लोन्स एडवांसेस दिया जाता है. राइट, पैसा दिया जाता है. अब बहुत सारे लोग जो हैं जिनको इस फंड्स की जरूरत होती है, क्या वो सारे के सारे लोग फंड्स को यहाँ पर केवल बैंक से ही लेते हैं, या कोई और भी मीडियम है जिसके थ्रू यहाँ पर पैसे उठाए जा सकते हैं, पैसे लिए जा सकते हैं? ठीक है. तो जी हाँ, उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर फंड्स जो हैं वो उठा सकते हैं मार्केट से, उन फंड्स को ले सकते हैं मार्केट से. ठीक है. मार्केट से कहने का मतलब कहीं से भी. और वही फंड्स आप, जो अल्टरनेट फंड्स हैं या अल्टरनेट सोर्सेज हैं जो फंडिंग के, बैंक के अलावा, उन्हीं के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. उनमें से सबसे वन ऑफ द, जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा जो पॉपुलर फंडा है,
वो आता है आपका शेयर मार्केट का। ठीक है, अब शेयर मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैसे मैं अलग अलग तरीकों से यहाँ से फंड्स ले सकता हूँ बैंक के अलावा भी, बैंक से लोन लेने के अलावा भी, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो एक जस्ट एन एग्जांपल के थ्रू आपको शुरुआत करता हूँ। क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया है, आज किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करें। मैंने अभी अभी एक वो पिया है, अभी अभी मैंने लाइम सोडा पिया है। ठीक है, जस्ट मैंने अभी पीकर रखा ही था, ये खाली गिलास हुआ है ना। तो चलो इसका आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लाइम सोडा का, मेरा फेवरेट है ना, मैं हमेशा पीता रहता हूँ लाइम सोडा। सो घर पे बनाते हैं, बढ़िया लगता है ना, अच्छा बन जाता है, खुद ही बनाते हैं, खुद ही पी लेते हैं, है ना। सो मैंने एक लाइम सोडा का बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि मुझे शौक था क्योंकि खुद पीने का, मैं खुद पीता था, मुझे बनाना आता था बढ़िया सा सोडा। थोड़ा बहुत लो उसके अंदर, है ना, थोड़ा सा उसके अंदर अगर बर्फ बर्फ डालो, है ना, नींबू निचोड़ लो, थोड़ा बहुत उसमें मसाले वसाले जो होते हैं, सीक्रेट मसाले मेरे, है ना, वो मैं बताऊंगा नहीं, है ना, उनको डाला मैंने, और मैंने एक फ्रेश लाइम सोडा बना दिया, है ना। मसाला बता दिया तो मेरी रेसिपी लीक हो जाएगी ना, मेरा बिजनेस कम हो जाए, फिर कोई और उस बिजनेस को कर लेगा, है ना। तो इसलिए मैं नहीं बताता मसाले कौन कौन से डाले, मेरा सीक्रेट मसाला है। तो वो मैं अपने शौक के लिए बनाता था, लेकिन मैंने सोचा कि बढ़िया यार, ये तो घर वाले भी पसंद कर रहे हैं, सारे लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका बिजनेस ही कर लिया जाए, है ना। तो ठीक है, तो क्या किया मैंने, उसके लिए एक शॉप ले ली, खरीद ली शॉप, है ना, खुद के जेब से पैसे लगाए और मैंने शॉप बना ली, फर्नीचर वर्नीचर लगा लिया, सब कुछ बना ली, काउंटर वाउंटर लगा लिया, मशीन बना ली, सोडा वहीं से बन जाता था, वहीं बनाकर लोगों को दे देते थे, है ना। एक गिलास मात्र 20 रुपए में, बढ़िया है 20 रुपए में, है ना। सो जो अब जब मैंने ये शॉप शुरू की थी तो मैंने इसके लिए टोटल 10 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसमें दुकान भी आ गई छोटी सी एक मेरी, है ना, फर्नीचर भी लग गया, मशीन मशीन भी आ गई, तो मैंने अपनी जेब से 10 लाख रुपए लगाए थे। बढ़िया धंधा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लोग दूर दूर से पीने के लिए आ रहे हैं सोडा, अच्छी कमाई हो रही है, सब कुछ बढ़िया। अब यहाँ पर मैंने जो भी अर्निंग की है वो मैं वापस से बिजनेस में लगा रहा हूँ, मैंने एक और मशीनरी ले ली, है ना, उस मशीनरी से मैं डबल काम हो गया, एक लड़का भी रख लिया, वो भी बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ, सब कुछ, और बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। अब यहाँ पर डिमांड आई लोगों की कि भाई साहब और भी आउटलेट्स खोलिए आप, है ना, क्योंकि आउटलेट्स ऑब्वियस है अलग अलग लोकेशंस पे होंगे, तो ज्यादा कुछ इतनी दूर से लोगों को आना नहीं पड़ेगा, और उस एरिया के दूसरे एरिया के लोग भी वहां पर उस लाइम सोडा की दुकान पे आके उसका स्वाद चख पाएंगे। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं इकट्ठा हुआ था कि मैं पूरा का पूरा सेटअप फिर से वहां पर 15-20 लाख रुपए लगाकर मैं वापस से सेटअप लगाऊं। फिर मैंने यहाँ पर आपका जो आ, एक पर्सन को ढूंढा, जो पर्सन मेरे साथ इस बिजनेस में आ सके। मैंने उसको कहा कि सर आप भी आइए, 15-20 लाख रुपए लगेगा इस बिजनेस में, इन्वेस्ट कीजिए मेरे बिजनेस में, और आपको यहाँ पर एक और आउटलेट खोलना है। ये ए आउटलेट था, बी आउटलेट खोल दिया गया, है ना। बी आउटलेट का काम उसने संभाल लिया, सारा का सारा वो देखने लग गया, और जो भी अर्निंग थी वो इसमें से हम दोनों आपस में बांटने लग गए। ठीक है, इस तरह से वो डिमांड आने लगी दूसरे शहरों से, सी आउटलेट, डी आउटलेट वगैरह वगैरह, ऐसे लोग और जुड़ते गए, और अलग अलग जगह पे हम यहाँ पर अपने काउंटर्स खोलने लग गए, हो गया। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने पैदा होगी कि बहुत सारे लोग आ चुके थे, और हर एक आउटलेट एक एक पर्सन संभाल रहा था, है ना। और एकदम से ऐसा होता है ना कि मिसमैनेजमेंट हो रहा था चीजों का, हमें समझ नहीं आ रहा था कौन फंड्स ले रहा है, कौन फंड्स ला रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों का निवारण करने के लिए हमने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नई यहाँ पर क्रिएट करने का फैसला किया, एक नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का फैसला किया। और वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हमने जो कि उसको यहाँ पर हमने कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन के हमने टुकड़े कर दिए। टुकड़े मतलब इन द सेंस कि ऐसा नहीं है टुकड़े कर दिए कि मान लीजिए इस
ए आउटलेट में मान लीजिए 20 लाख रुपए लगे थे, इसमें 20 लाख रुपए लगे थे, 20 लाख ऐसे करके बहुत सारे आउटलेट खोल लिए, सब में 20 लाख रुपए मान लीजिए लगे थे। और ऐसे करके हमने 20 आउटलेट खोले, तो 20 इंटू 20 टोटल 4 करोड़ रुपए मेरा लग चुका था अलग अलग आउटलेट्स में। ठीक है, अब मुझे और आउटलेट्स खोलने थे, तो एक आउटलेट की कीमत 20 लाख रुपए होनी थी। जो भी अगर मेरे पास आता तो 20 लाख रुपए देता, वो मेरे नाम पे आउटलेट खोल सकता था। ठीक है, लेकिन अब ये था कि वो आउटलेट खोलता था, उसमें मुझे तो कोई फायदा हो नहीं रहा था, मेरे तो बस नाम वहां पर जा रहा था। तो इसलिए मैंने यहां पर इस आउटलेट का स्ट्रक्चर को चेंज किया। जो मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, मैंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का निर्माण किया। उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कंपनी। मैंने क्या किया, मैंने अपनी सोडा कंपनी को यहां पर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड किया, एक कंपनी बनाई, उसको रजिस्टर्ड किया कंपनी से। अब इस कंपनी के बाद रजिस्टर करने के बाद क्या किया, क्या होता है, इस कंपनी को एज ए मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन एज ए कंपनी रजिस्टर करता हूं, तो मेरी कंपनी में जितनी भी पूंजी मैंने लगाई है, जितनी भी पूंजी मैंने लगाई है, यानी कि जो 20 लाख 20 लाख 20 लाख करके मैंने जो भी लगाया है, इस पूंजी को मैं यहाँ पर कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, जो पूंजी लगाएगी उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ये तो सबको मालूम ही है ना। अब इस कैपिटल को मैं कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूं। टुकड़ों, कितने टुकड़े, मान लीजिए एक टुकड़ा जो है वो मैंने कर दिया 10 रुपए का, एक टुकड़ा जो है उसका 10 रुपए का टुकड़ा हुआ। तो यानी कि मान लीजिए मेरे पास 4 करोड़ टोटल मेरी रुपए हैं, ठीक है, और एक टुकड़ा 10 रुपए का है, तो मेरे पास कितने टुकड़े हुए, 40 लाख टुकड़े हुए। ठीक है, 40 लाख पीसेस इक्वल टू 4 करोड़ रुपए, एक पीस इक्वल टू 10 रुपीज। अब आप सोचोगे कि सर ये टुकड़े कैसे किए, ये टुकड़े ऐसे ही होते हैं, मतलब कि ये कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है ना। जब एज अ कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो ऐसे हमें डिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब जो टुकड़ा होता है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आप उस एक टुकड़े को 1 रुपए ले लें, या उस एक टुकड़े को 10 रुपए ले लें, ये आपके ऊपर है। जब आप कंपनी को रजिस्टर करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक टुकड़े को 1 रुपए कर लें, या एक टुकड़े को 10 रुपए कर दें, आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने इस एक टुकड़े की कीमत 10 रुपए आकलन की, मैंने कहा कि हाँ मेरा टुकड़ा 10 रुपए का हो सकता है, ठीक है। अब अगली बार क्या होगा, अब अगली बार यहां पर कोई मेरे पास आएगा और वो कहता है मुझे आपका आउटलेट खोलना है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको, वो मेरे को 20 लाख रुपए नहीं देगा और उसके बदले मैं आपको नाम नहीं दूंगा आउटलेट का, मैं उसको कहूंगा तुम 20 लाख रुपए दो, कोई बात नहीं, है ना, 20 लाख रुपए दे दो मेरे को, उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें 2 लाख टुकड़े दूंगा अपने कंपनी के, 2 लाख पीसेस दूंगा अपनी कंपनी के, 2 लाख पीसेस मैं दूंगा, एक पीस की कीमत 10 रुपए है। तुम मुझे एक प्रकार से क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर मेरे आउटलेट खोलने का पैसा नहीं दे रहे, तुम मेरे कंपनी के जो टुकड़े मैंने किए हैं उसमें मुझे हिस्सेदारी दे रहे हो। ठीक है, अब ये हिस्सेदारी का फायदा क्या, ये ऐसे टुकड़े करने का पर्पस क्या हुआ, ऐसे टुकड़े करने का पर्पस यहां पर ये होता है कि अब अगली बार, अब देखो मेरी कंपनी जो है, मेरा काम जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियस है, जैसे मैं मान लीजिए मेरी वैल्यू है, मान लीजिए मैं कोई एक शुरुआत की है मैंने पढ़ाने की, है ना, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाने की, अब पहले महीने मुझे हो सकता है 2000 रुपए मिलते हैं, है ना, धीरे धीरे अगर मेरे पढ़ाने की वैल्यू बढ़ रही है, बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है मुझे अगले महीने सैलरी मेरी 2 की 4000 हो जाए, अगले महीने मेरी सैलरी 10,000 हो जाए, फिर मेरी सैलरी 20,000 हो जाए, फिर मेरी सैलरी 40,000 हो जाए, फिर मेरी सैलरी 60,000 रुपए महीने की हो जाए, है ना, ऐसे बढ़ता रहता है, आपके प्राइसिंग बढ़ती रहती है। सेम उसी तरह से जैसे जैसे आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी के लोग और जानना चाहते हैं, कंपनी से जुड़ना चाहते हैं लोग, तो आपकी जो ये प्राइस है, ये टुकड़े का एक कीमत है, ये भी टुकड़े का कीमत भी बढ़ता रहता है। तो आपकी जो टुकड़े की वैल्यू है, जिस दिन आपने इसको शुरू किया था तब आपकी टुकड़े की वैल्यू 10 रुपए थी, लेकिन इसकी टुकड़े की वैल्यू हो सकता है आगे 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए होती रहे, जैसे जैसे इसको यहाँ पर आगे और पॉपुलैरिटी मिलती रहे। ठीक है, जैसे जैसे इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है। अब अगली बार जो कोई टुकड़ा ये खरीदेगा, है ना, अगली बार कोई टुकड़ा खरीदना चाहता तो हो सकता है उसकी वैल्यू तब 10 रुपए ना होकर हो सकता है उसको 12 रुपए हो सकता है उसकी वैल्यू 14 रुपए हो सकता है उसकी वैल्यू 18 रुपए हो, है ना।
अब ये 12 रुपए, 14 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए क्यों बढ़ी है वैल्यू? क्योंकि मेरी जो बाकी आउटलेट्स हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो वहां के लोग हैं वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अब वहां के लोग बढ़िया क्यों परफॉर्म करेंगे? क्योंकि एक पर्सन जिसने अपने 20 लाख रुपए लगाए हैं और उसके बदले में उसको 2 लाख टुकड़े मिले हैं और एक टुकड़े की वैल्यू 10 रुपए थी, तो वो भी तो चाहेगा कि मेरे पास जितने टुकड़े हैं उनकी वैल्यू बढ़े, तो वो भी अपना तन मन धन लगाएगा। भाई साहब प्रॉफिट तो चलो कमा रहा है, दैट इज नेक्स्ट थिंग, प्रॉफिट तो कमा रहा है, प्रॉफिट तो इंडिविजुअल लेवल पे कमा रहा है, लेकिन उसके मन में ये भी तो आएगा कि काश मेरे इस टुकड़े की वैल्यू बढ़े, तो वो और ज्यादा मेहनत करेगा, वो और ज्यादा चाहेगा कि इस टुकड़े की वैल्यू बने, वो अपनी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाएगा, और ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेगा और लोगों तक वो सोडे को पहुंचाएगा, राइट? तो उसी इन सभी के सभी जितने आउटलेट्स खोले, इन सबकी मेहनत के दम पर, इन सबकी यहाँ पर आपके एडवर्टीजमेंट जो भी उन्होंने पॉपुलैरिटी की उसके दम पर मेरे उस टुकड़े की वैल्यू बढ़ रही है, और हर एक आउटलेट के पास जितने भी टुकड़े हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ रही है, उनको भी यहां पर और बेटर मिल रहा है। अब वो क्या करेंगे? मान लीजिए उसको लगता है कि कल को यार मैं ना ऐसा करता हूं, अब यार मैंने कोई और बिजनेस कर लिया है, कुछ और करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो मेरा भाई कोई टुकड़ा खरीदना चाहता है तो मार्केट में टुकड़े खरीदने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये कंपनी काफी पॉपुलर हो चुकी है। तो क्या होगा कि मान लीजिए मेरे पास 2 लाख टुकड़े थे और आज की डेट में 2 लाख टुकड़ों की वैल्यू, एक टुकड़े की वैल्यू 20 रुपए हो चुकी है, तो कहां उसने 20 लाख रुपए लगाए थे, आज उसी टुकड़ों की उसको 40 लाख रुपए कीमत मिल रही है। कोई और खरीद लेगा उसकी जगह पे, कोई और आ जाएगा, वो कहेगा चलो मुझे भेज दो, मैं इस आउटलेट को सेटअप करता हूँ, ठीक है, मैं कंटिन्यू करूंगा, तो लेकिन उसको देने पड़ेंगे 40 लाख रुपए, उसकी टुकड़ों की वैल्यू बढ़ गई, है ना? तो अभी तक मेरी बात समझ आ गई होगी ना कि ये क्या चल रहा है, मतलब एक कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी के टुकड़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, है ना, और कंपनी आगे बढ़ रही है, कंपनी भी आगे बढ़ रही है, कंपनी के टुकड़ों की वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी की अपने आप में वैल्यू बढ़ रही है, और अगर किसी और को खरीदना है तो वो भी खरीद सकता है, कोई पुराना बेचना चाहता है तो वो भी बेच सकता है, ये सब चीजें हो रही हैं और ये सब चीजें होती हैं, है ना? अब ये जो टुकड़े मैंने बात की, जो पीसीज हैं, इनको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं शेयर्स। क्या कहते हैं इनको? टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं शेयर्स, ठीक है, इनको शेयर्स बोलते हैं। और जो यहां पर आपका ये मैंने 10 रुपए या 1 रुपए लगाया है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। और जो मैंने यहां पर 10 रुपए की चीज का 20 रुपए किए थे, 10 रुपीज की चीज के 20 रुपए हुए थे, यानी कि डबल हो गई थी इसकी कीमत, या 20 हुए थे, 18 हुए थे, 16 हुए थे, दैट इज डिफरेंट थिंग, जो भी था, ठीक है। 5, 7, 8 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए जो भी बढ़े थे, 10 रुपए के ऊपर जो भी चीज बढ़ी थी, जो भी प्राइस 10 रुपीज के ऊपर बढ़ा था, उस चीज को हम कहते हैं प्रीमियम, उस चीज को हम कहते हैं क्या? प्रीमियम। यानी फेस वैल्यू से ऊपर जो भी वैल्यू उस शेयर की होती है वो प्रीमियम कहलाती है। फेस वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स, 1 रुपी और 10 रुपी, उसके ऊपर जो भी शेयर की वैल्यू होगी दैट इज नोन एज द प्रीमियम, और प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू इज द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर। जो मार्केट में उस शेयर की वैल्यू मिलेगी वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल टू मार्केट वैल्यू होगा। और फेस वैल्यू इज 1 रुपए या फिर 10 रुपए, ऊपर ओवर एंड अबव जो भी है, चाहे वो 1000 रुपए भी है तो 990 रुपए उसका प्रीमियम होगा और 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू होगी, तो 990 रुपीज उसका प्रीमियम होगा अगर किसी भी एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपए अगर मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने अभी तक बताया, ये मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग मिलकर, यहां पर कुछ लोगों ने मिल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ लोग मिलकर शेयर खरीद लिया, ये खरीद लिया, टुकड़े खरीद लिए उसके, ये हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहां पर ये जो टुकड़े मैंने किए, ये जो टुकड़े किए गए थे, इसमें यहां पर क्या है? एक सेकंड,
जस्ट अ सेकेंड। ओके, सोडा कलेक्शन नहीं, वो कोई मैसेज आया हुआ था टीम से। तो वीकली आपकी करंट अफेयर्स जो आज अपलोड हो रही है ना, उसका क्विज के बारे में, तो वो टीम से कोई मैसेज था, कोई दिक्कत आ रही थी इसको अपलोडिंग में, तो वही बात कर रहा था उससे। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ ठीक है। तो अभी हमारा जो काम चल रहा है बड़ा छोटे स्केल पे चल रहा है। आपको कोई कमाल करो जिसको छोटा स्केल कहते हो, इतना बड़ा तो एक्सपेंशन कर लिया आपने अपने सोडे का बिजनेस का, उसको क्या छोटा एक्सपेंशन थोड़ी ना करोगे, काफी बड़ा एक्सपेंशन है ये, काफी बड़े स्केल पर काम चल रहा है ना। तो लेकिन स्टिल हम इस चीज को बहुत ही, अभी तो हम देखो करोड़ों तक पहुंचे है ना। अभी तो 4 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ की बात चल रही है, इतनी ही बात चल रही है ना। आप कहोगे सर 4 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ भी तो कम ही है, बहुत ज्यादा ही है। बेटा 4 करोड़ 10 करोड़ 6 20 करोड़ अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, तो मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा यहाँ पर 4 करोड़ 10 करोड़ का। कई बार हमें लगता है ना कि हम किसी पर्सन से पूछते हैं, एक जस्ट थोड़ा सा हटकर है ना, कि हम किसी पर्सन से पूछा से तुम साल में कितनी चीजों की बिक्री कितनी कर लेते हो, है ना। तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त होगा स्कूल कॉलेज में, है ना, पक्का, जो आज की डेट में अपने पिताजी की दुकान पे बैठा होगा पक्का, है ना। और वैसे बुरा मत मानना, कोई ना कोई बनिया दोस्त होगा पक्का, है ना। होते हैं, ऐसे ही होता है, परिवार परिवार में आगे आगे बिजनेस बढ़ता रहता है बनियाओं को, है ना। ज्यादा ज्यादा कोई बनिया है तो बुरा मत मानना, मैं तो अपना सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना, होता है ना ऐसा, है ना। तो ऑफेंड मत हो जाना गलती से मेरी मेरी बात सुन, अरे सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने, अरे जो सच है एक्सेप्ट करो उस चीज को, क्या हो गया, है ना। तो वो बिजनेस पे बिजनेस आपके आगे आगे बढ़ता रहता है ना, क्योंकि जो परिवार होते हैं उनके बड़े वो पुराने बिजनेस चले आ रहे होते हैं, है ना। उनको और क्लास में भी उनको कोई टेंशन नहीं होती ऐसे दोस्तों को, अरे बिजनेस है वहीं बैठना है, हमें क्या लेना देना, हमें कौन सा वो करना है, हमें कौन सी नौकरी करनी है, हमें कौन सी पढ़ाई करनी है, ऐसे ही होता है ना। होंगे आपके दोस्त यार भी, तो आपने कभी उनसे पूछा होगा कि तुम्हारा कितना धंधा पानी कितना बढ़िया चल रहा है, कितनी बिक्री हो जाती है, वो बोलता होगा 10 करोड़ हो जाता है बस, ये 5-6 करोड़ बेच लेते हैं सामान साल का। तो 10 करोड़ सामान का आप सोचते हो 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए साल का बेच लेता है, कमाल होगी यार, बड़ा बढ़िया अमीर पार्टी है ये, तो कमाल है, ये है वो है ना। सो ऐसी सोच होती है, लेकिन एक नहीं सोचो कि मान लो किसी का 10 करोड़ का धंधा है साल का, 10 करोड़ रुपए सामान बेच रहा है, तो ये 10 करोड़ उसकी जेब से थोड़ी ना, जेब में थोड़ी ना जा रहा है, ठीक है। 10 करोड़ कोई जेब में थोड़ी ना जा रहा है, वो प्रॉफिट उसका हो सकता है 10% ही ना हो, प्रॉफिट हो सकता है 2-3% हो, है ना। प्रॉफिट के ऊपर खेल लो, ना कि उसके ऊपर खेलो। तो वही है, स्केल की बात कर रहे हैं कि 4-5-10 करोड़, हम स्केल बहुत कम है एक कंपनी के हिसाब से, कम है, ठीक है।
ओके, तो लेकिन यहां पर आपका मुझे और बढ़ाना है, तो जब मैं और बढ़ाना है तो मुझे इसके थोड़ा सा इसका रूप चेंज करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। देखो अब थोड़ा मैं टेक्निकल पे चलूंगा कि जब भी कोई कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर मतलब जिनके पास शेयर्स हैं उस कंपनी के, जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, वो अगर टोटल शेयर होल्डर 200 मेंबर्स होते हैं, 200 मेंबर्स आर देयर जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, मतलब 200 मेंबर तक वो कंपनी सीमित है, ठीक है, तो उस कंपनी को हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अगर उस कंपनी को हमने और एक्सपेंड करना है, यानी कि 200 मेंबर हमारे पास इतना पैसा लेकर आ रहे हैं जिससे हम ज्यादा स्केल नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस को, वही 10-20 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए तक जा रहा है बिजनेस, लेकिन हम उसको 300,000 करोड़ 300 करोड़ 3,000 करोड़ 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ इस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, जो आप सुनते हो बड़ी बड़ी कंपनियों के इतना इतना टर्नओवर होता है, ये होता है, वो न्यूज में आती है ना बहुत बार, हजारों करोड़ों रुपए उसने ये कर दिए वो कर दिए। तो अगर उस लेवल पे लेकर जाना चाहते हो 200 मेंबर से काम नहीं बनेगा, है ना, फिर आपको थोड़ा सा और एक्सपेंशन करना पड़ेगा कंपनी का, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, 200 मेंबर से बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो जब आप 200 मेंबर से बियॉन्ड जाते हो, जब इससे बियॉन्ड चले आते हो, तो वो बन जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपके अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं, वो यहां पर आप जैसे मेरे जैसे व्यक्ति जो होते हैं, अगर उसके मेंबर नहीं है तो हम जैसे लोग उसके शेयर्स को नहीं खरीद सकते। वो शेयर्स यहां पर कुछ लिमिटेड ग्रुप्स में, लिमिटेड लोगों के पास, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स या फिर कोई भी और कंपनी के पास ही यहां पर रहते हैं। वो यहां पर एक्स्ट्रा किसी के पास यहां पर ओपनली अवेलेबल नहीं होता कि मैं कहीं से भी उनके शेयर्स खरीद लूं, नहीं। अगर वो चाहेंगे कंपनी वाले, जिनको चाहेंगे उन्हीं को देंगे, ऐसा नहीं है मैं कहीं से लूंगा उनका शेयर्स खरीद लूंगा अपनी मर्जी से, कंपनी की मर्जी के बिना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पब्लिक लिमिटेड में ये शेयर्स अनलिमिटेड हो जाते हैं, ये शेयर्स किसी के साथ किसी को भी बेचे जा सकते हैं, किसी से भी खरीदे जा सकते हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो शेयर्स मार्केट में देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर देखा होगा रिलायंस का, आप उसको खरीद सकते हो, बताओ खरीद सकते हो? रिलायंस का शेयर, एसबीआई का शेयर, पीएनबी का शेयर, कोई भी और बैंक का या कंपनी का, टीसीएस का शेयर, एलआईसी का शेयर वगैरह आप खरीद सकते हो? अरे नो क्यों लिख रहे हो, कहाँ, नहीं खरीद सकते। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर नहीं खरीद सकते। अरे पैसे मान ले, मैंने पैसे हैं तुम्हारे पास, वो ना टेंशन लो सर, पैसे नहीं है, खरीदे कहां से, ठीक है। इतना भी इतना भी सीरियस मतलब अपनी जिंदगी को, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू जियो। आप समझो मैं अमीर पार्टी में खरीद सकता हूँ, ठीक है ना, खरीद सकते हो, है ना, बिल्कुल खरीद सकते हो। अगर मैं कहूं तुम ठीक है, और कौन सा नाम लूं मैं तुम्हें, तुम्हें मैंने ही मुझे ही समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री, कोई और कंपनी से याद नहीं आ रही, रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं वो तुम खरीद सकते हो। क्यों खरीद सकते हो? क्योंकि वो कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसलिए तुम उसके शेयर खरीद सकते हो। लेकिन अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फॉर एग्जांपल अन अकेडमी है, अन अकेडमी जो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इट इज नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अन अकेडमी के तुम शेयर्स खरीदना चाहते हो, तुम नहीं खरीद सकते, ठीक है, तुम उसके शेयर्स नहीं खरीद सकते। अन अकेडमी का जो कंपनी का एक्चुअल नेम है सॉर्टिंग हैट है, मैंने शायद पहले ही बताया था, ठीक है, सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज है, और इसके शेयर्स तुम नहीं खरीद सकते क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब एक और चीज पे लेके चलता हूं जिससे और ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी आपको, क्या चीज है। जब भी कंपनी को शुरू होती है, जब भी कोई कंपनी अपनी शुरू करता है तो वो उसको हमेशा एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करता है, यानी कि इसके मैक्सिमम 200 मेंबर रहेंगे
और इसके शेयर कुछ चुनिंदा लोगों के पास रहेंगे, जिसके पास कंपनी चाहती है उसको देना, उसी को देगी। उसके बाद जब कंपनी यहां पर अपने आप को एक्सपेंड करती है तो एक मैकेनिज्म फॉलो करती है। आपने इस मैकेनिज्म का नाम जरूर सुना होगा, उस मैकेनिज्म को कहते हैं आईपीओ। सुना जरूर होगा, जानते हो नहीं जानते अलग बात है, लेकिन ये वर्ड जरूर सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। नहीं जानते तो वो तो मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं, इन्हीं लेक्चर्स में आएगा, लेकिन नाम जरूर सुना होगा, राइट? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से एक पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए यहां पर बन जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपकी बन जाती है इस मैकेनिज्म को फॉलो करके। कैसे? जब आप एक आईपीओ लेकर आते हैं तो अपने जो शेयर्स थे, शेयर होल्डर थे, उनको आप अनलिमिटेड करना चाहते हैं, यानी कि आप 200 तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहते, आपको और ज्यादा पैसों की जरूरत है। आपके जो 200 मेंबर है वो उतना पैसा नहीं ला पा रहे जितने पैसे की आपको जरूरत है, तो आप इसको 200 को 2000, 20,000, 2 लाख, 2 करोड़ तक लेकर जाना चाहते हो। तो इसके लिए आपको आईपीओ लाना पड़ेगा, इस मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाना पड़ेगा, तब जाके आपके शेयर जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे सेल परचेज के लिए। यानी कि जो भी शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप जो भी बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जिनके नीचे वो चलती रहती है ना, टिक 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 टिकर बोलते हैं उसको, वो चलता रहता है ना, चलता रहता है, जिसमें नीचे शेयर के प्राइसेस आते रहते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे ऐसे करके, आपने देखा होगा, है ना? नहीं देखा तो देख लेना, किसी भी बिजनेस न्यूज चैनल को चला लेना, सीएनबीसी, जी बिजनेस वगैरह, नीचे ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो उसके प्राइसिंग ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो वो सारी की सारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर के प्राइस ऐसे डिस्प्ले नहीं होते, क्योंकि वो आप खरीद ही नहीं सकते, उनके शेयर्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, अब आप यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स समझदार है, आई नो कि आप मेरे से जुड़े हैं तो समझदार हो गए होंगे, लेकिन स्टिल कुछ लोग नए होंगे तो उनको एक चीज का कंफ्यूजन जरूर होगा। उन्होंने एक सुना होगा प्राइवेट कंपनी, और एक सुना होगा ना पब्लिक कंपनी, तो वो इससे हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। ये जो प्राइवेट कंपनी होती है, ये कंपनी ऐसी कंपनी होती है, ये ऊपर वाला भूल जाना अब जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है ना, गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो 49% से कम होता है। 49% या उससे कम होता है। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो यहाँ पर 51% से ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसको पब्लिक कंपनी नहीं कहते, इसको कहते हैं कंपनी अंडर द पब्लिक सेक्टर। ये होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये होती है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सा 51% से ज्यादा है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और ये यहाँ पर जिनका हिस्सा 49% से कम है गवर्नमेंट में, वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है। यहां पर ये प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, यहां पर ये प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है। एक एग्जांपल देता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि उसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है सेल परचेज के लिए, और साथ ही साथ वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सा है 51% से ज्यादा है। एक और एग्जांपल है रिलायंस का। रिलायंस जो है इंडस्ट्री, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, दैट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का हिस्सा जो है 49% से कम है। ठीक है, एक और एग्जांपल सॉर्टिंग हेड का ले लेते हैं। सॉर्टिंग हेड क्या है? सॉर्टिंग हेड इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि उसके 200 मेंबर से कम है, और साथ ही साथ दैट इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा 49% से कम है। तो दोनों चीजें जो है, प्राइवेट प्राइवेट शब्द दोनों में सेम है, मगर अंदर जो सेकंड शब्द है वो अलग है। प्राइवेट लिमिटेड उसमें है, उसमें प्राइवेट सेक्टर है, उसमें पब्लिक लिमिटेड है, उसमें पब्लिक सेक्टर है। आई होप कि हल्की फुल्की जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। क्लियर है? ओके है? परफेक्ट है? समझ गए?
ओके गुड। अभी देखते हैं, डाउट भी देखते हैं। चलो, अभी तक कोई डाउट, अभी तक कोई समस्या हो तो पूछो। सर फ्री में टिकट वाला पोर्शन ओपन है, स्टक हो रहा है, क्या करूं? यार आपके मोबाइल में ही कोई इश्यू होगा भूमिका, अब इसमें मैं कुछ मदद कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये मोबाइल का ही पंगा है। जिनका भी ये 2-4 लोगों की समस्या आ रही है, तो एक बार दूसरे मोबाइल में करके देखो, है ना। ये वाला फिर से, यार फिर से ना पूछा करो यार, फिर से करने का यार। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तुम देख लो पूरा का पूरा कंसेप्ट, दोबारा से थोड़ी ना बच्चा समझाऊंगा। सिंपल से मैंने एक एग्जांपल के थ्रू देखो। एसबीआई है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। रिलायंस लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है। सॉर्टिंग हेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है ना। कंसेप्ट जो भी, मैं तो ये समझता हूँ, जो भी बोलता है ना कि सर ये फिर से समझा दो, यानी कि तुमने पहली बार अच्छे से सुना नहीं। एक होता डाउट है सर ये वाला पोर्शन, ये ना रिलायंस वाला समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो, ये तो मैं मान सकता हूँ। तुम्हें पूरा पूरा टॉपिक सर दोबारा समझा दो, हाउ इट इज पॉसिबल, यानी कि तुम्हारा ध्यान ही कहीं होता है। इसका मतलब तो फ्रेंकली यही है, ध्यान ही कहीं होता है ना। किसी का मैसेज आ गया था, चैट हो रही थी, कहीं और चले गए थे, है ना। ओके, यहां तक हमारा एग्जांपल हो गया, दैट्स इट। ओके दैट्स इट तो नहीं कराना है मतलब मुझे आगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आगे क्या करें। ठीक है, आपने एक यहाँ पर अभी हाल ही में बड़ा पॉपुलर एक शो था, शार्क टैंक इंडिया, आपने वो देखा होगा, है ना। शार्क टैंक में भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट चलता था। वहां पर आपके सामने जो भी पर्सन आता था, वो क्या करता था, वो कहता था मेरी कंपनी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ठीक है, ये काम है, ये काम मैं करता हूं। तो सामने वो जो 3-4 लोग बैठे होते थे, वो इस पर्सन को यहाँ पर जज करते थे। और ये पर्सन क्या कहता था कि मेरी कंपनी का इतना प्रतिशत हिस्सा, मेरी कंपनी का 10% हिस्सा जो है, आप 1 करोड़ रुपए में खरीद लो। यही बोलता था ना, है ना। 10% हिस्सा जो है वो मेरी कंपनी का 1 करोड़ में खरीद लो। इसमें कुछ टेक्निकल शब्द वो इस्तेमाल करते हैं कि 10% इक्विटी मेरी खरीद लो, है ना, ऐसे करके। अभी मैं उस शब्द पे नहीं आऊंगा, अभी हम सिंपल ये करेंगे 10% हिस्सा बोलता था वो 1 करोड़ में खरीद लो, ठीक है। अब ये 10% हिस्सा 1 करोड़ में खरीद लो, और ये जितनी कंपनीज होती थी ना, सॉरी, वो सारी सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, सॉरी, सारी सारी प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। ऑब्वियस है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उनके पास, उनको पैसा की जरूरत थी, है ना, तभी वो यहाँ पर आती थी। नहीं तो वो आए क्यों यहाँ पर? अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही हो, पब्लिक के पास ही उनका पैसा उनको मिल रहा हो, आईपीओ उन्होंने ऑलरेडी लाया, तो वो यहाँ पर आएगा क्यों? वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो इसलिए वो अपना हिस्सा यहाँ पर बेचने आती थी, कि उन 200 मेंबर में इनको शामिल करने आती थी। तो उस कंपनी का वो हिस्सा खरीदते थे। अब ये लोग बोलते थे ना मेरी कंपनी का 1 करोड़ है, वो कहते कि नहीं, हम तो 10% आपका 50 लाख में खरीदेंगे, हम तो 10% आपका 20 लाख में खरीदेंगे। वो 1 करोड़ का सीधा 20 लाख 30 लाख में खरीद लेते थे, है ना। वो क्यों खरीदते थे? क्योंकि देखो उस कंपनी के फेस वैल्यू तो 10 रुपए ही थी, है ना। प्लस उसके ऊपर उन्होंने पर शेयर के हिसाब से उन्होंने प्रीमियम लगा रखा होता था, उस हिसाब से उसके 1 करोड़ रुपए वैल्यू पहुंचा देते थे, ठीक है। उसके वाले 1 करोड़ रुपए पहुंचा देते थे प्रीमियम के हिसाब से। अब प्रीमियम की क्या कैलकुलेशन है? प्रीमियम की क्या कैलकुलेशन है? प्रीमियम की कैलकुलेशन वैसे तो लॉजिकली है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है। प्रीमियम की कैलकुलेशन मार्केट में अवेलेबल है आपकी। अगर आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में अगर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को पढ़ते हो,
अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट कर रहे हो, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट कर रहे हो, या कोई एमबीए फाइनेंसिंग में कर रहे हो, तो आपको इनके वैल्यूएशन के जो वैल्यू की जाते हैं, प्रीमियम की कैलकुलेशन की जाती है, तो तरीके बताया जाता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन फॉर्मूलाज में यहाँ पर लॉजिक भी है, और साथ में कहीं ना कहीं इन फॉर्मूलाज में थोड़ा सा पर्सनल बाइसिज्म भी जुड़ा होता है। हम एक कई चीजें इसमें एज्यूम करते हैं। एक्चुअली ये जो प्रीमियम कैलकुलेशन में कई चीजें एज्यूम की जाती है कि मेरी कंपनी ऐसे ऐसे हो जाएगी, जो पहले हमारी कंपनी ने जैसा परफॉर्म किया वो तो है ही, प्लस मेरी कंपनी का ग्रोथ जो है, प्रोजेक्शन जो है, आने वाला समय जो है इतना ज्यादा है, ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज मैं यहां पर एक प्रकार से उसकी प्रीमियम की कैलकुलेशन में लगाता हूं। इसीलिए तो यहां पर आपने एपिसोड अगर देखा होगा, तो अगर नहीं देखा तो बता दूं, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं यार, हम 1 करोड़ रुपए नहीं देंगे 10% के, तुमने तो अपनी कंपनी की वैल्यू जो बहुत ज्यादा लगा ली, हम तो इसके 30 लाख ही देंगे। वो ऐसे बोलते हैं, फ्रेंकली बोलते हैं कि हम तो 30 लाख ही देंगे जी, हम तो 20 लाख देंगे। क्यों? वो आगे से बोल भी देते हैं, तुमने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन जो है, यानी कि प्रीमियम जो है, वैल्यूएशन मतलब प्रीमियम की बात कर रहे हैं, जो प्रीमियम जो वैल्यू है पर शेयर की, वो तुमने बहुत ज्यादा काउंट कर रखी है। और प्रीमियम के कैलकुलेशन कैसे, उन्होंने ये कह दिया कि मेरी कंपनी की जो सेल्स है मैं 10 गुना कर दूंगा, 20 गुना कर दूंगा, 30 गुना कर दूंगा, जबकि उनके हिसाब से जो सामने जजेस बैठे हैं, जो शार्क टैंक के बैठे हैं, उनको पता है कि ऐसी कंपनी इतना एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। ये ऐसे इलॉजिकल उसने डाटा दे दिया कुछ भी, कि वो कह रहा है मैं एक कंपनी की जो सेल है मैं 100 करोड़ कर दूंगा, जबकि सामने वाले को पता है इस फील्ड में सेल 50 लाख 30 लाख ही हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, 30 करोड़ हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, जो भी वैल्यू है। तो उस हिसाब से वो अपनी फिगर जो है प्रीमियम की किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। अब जो भी यहाँ पर, अब आपके सामने जो एपिसोड आप देखते हो शार्क टैंक का, उसमें आपके सामने जो एक एक पर्टिकुलरली पर्सन, व्यक्ति जो वहां पर आकर अपने बारे में सब कुछ बताता है, वो कितने मिनट का होता है? 10-15 मिनट का वो पोर्शन होता है। वो पोर्शन 10-15 मिनट का होता है ना? इतने मिनट का वो दिखाते हैं, 10-15 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा कोई 20-25 मिनट का होगा, वैसे 10-15 मिनट एवरेज होता है। इतनी देर में वो सारे सारे बात कर रहे होते हैं। और आपने ये चीज भी नोटिस की होगी, 10-15 मिनट का जो सीन होता है, उसके बाद वो जजेस एकदम से उठ के भी चले जाते हैं। उठ के मतलब जब वो पोर्शन पूरा हो जाता है, तो वो दिखाते हैं उठता हुआ और उनको जाता हुआ दिखाते हैं, हर एक 10-10 मिनट के बाद कट में दिखाते हैं। तो नॉर्मल वे में सोचो कि क्या भाई 10 मिनट में वो इतनी जल्दी बस 10 मिनट देते हैं, शूट करते हैं और चले जाते हैं? नहीं, वो जो पर्सन सामने खड़ा होता है, कम से कम उससे उनकी 1 घंटे तक बात होती है। कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटे तक उनकी बात होती है। आपको वो कट लगा लगा कर बस वही चीजें दिखाई जाती हैं जो आपको समझ में आती हैं। वहां पर बैठे जो जजेस हैं, जो वो बहुत ही एक्सपर्टीज हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज ओपन कर रखी हैं पहले भी, वो भी कभी छोटे थे, वो भी आज बड़े बने अपने एक्सपीरियंस से, तो वो उनसे बहुत सारी ऐसी टेक्निकल बातें और भी पूछते हैं, जो कि प्रीमियम कैलकुलेशन से जुड़ी होती है, जो वैल्यूएशन से जुड़ी होती है, जो अगर आपको टीवी पे दिखाई दे, आपको यहाँ पर समझ नहीं लगेगी, और आपको जब समझ नहीं लगेगी, आप उस एपिसोड को देखोगे क्यों? अब उस एपिसोड को देखना ही नहीं पसंद करोगे, आप छोड़ दोगे, आपको छोड़ यार, ये तो समझ नहीं आ रहा कुछ अपने। तो अभी जितना वो दिखाते हैं उतने में एक एक इंसान जो है, जिसको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या शेयर्स के बारे में नहीं पता, अगर वो भी देखता है ना, तो उसको समझ में आता है कुछ कुछ, उसको 70-80% चीजें समझ में आने लग जाती है। और जो कुछ 10-20% और समझ में नहीं आता, उसमें से भी कुछ 2-4 टर्म्स वो खुद समझा देते हैं बीच बीच में, है ना? क्लिप्स आती हैं जिसमें वो टर्म्स को समझा रहे होते हैं, ये होता है। तो आपको वही चीजें दिखाई जाती है जो आपको समझ में आती है, नहीं आपके लिए वो एपिसोड बोरिंग हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि वो 10 मिनट के गेम में, सिर्फ 10 मिनट में वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इतने करोड़ों रुपए इस कंपनी में लगा दूंगा? भाई साहब, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं होता। कितने करोड़ों रुपए एकदम से झटके से लगा दी जाए? उनके हाथ में कॉपी पेन नहीं होता, सबके हाथ में, जिसपे वो यहाँ पर बहुत सारी चीजें उस कंपनी के बारे में लिखी होती है, उसकी बैलेंस शीट बनी होती है, उसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस होते हैं, सब कुछ उसमें होता है। वो यहाँ पर अच्छे से उसको एनालिसिस करते हैं, फिर उससे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, बहुत सारी चीजें बातचीत करते हैं, फिर जाके वो यहाँ पर डिसीजन पे पहुंचते हैं कि मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना है नहीं लगाना। और एक और चीज है, जब वो बोल देते हैं कि इस कंपनी में पैसा लगाना है, और वो वहां पर चेक आपको दिखता है कि बढ़ता हुआ दिखाते हैं कि चेक दे दिया जी, ये हो गया,
उसके बाद भी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसके बाद वो यहाँ पर अपने ऑफिस में जाएंगे, उनके जो टीम है उससे डिस्कशन होगा और वो टीम उस कंपनी की पर्टिकुलर दोबारा से इंक्वायरी करेगी, उसके फाइनेंशियल जो है उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफएस वगैरह उनसे यहाँ पर डील किए जाएंगे, करवाए जाएंगे, वैल्यूएशन का दोबारा एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद लेटर ऑन फिर डिसाइड किया जाएगा इस कंपनी में पैसा लगाना है कि लगाना। बहुत बार तो ऐसा होता है, मेरे हिसाब से 20-30% ऐसी डील्स होती हैं जो कि बाद में पूरी भी नहीं होती है, कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये शार्क टैंक का कंसेप्ट है। शार्क टैंक में भी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आती हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती हैं और वो सारी की सारी कंपनीज को यहाँ पर आपका इस तरह से डील दी जाती है, इस तरह से उनके शेयर्स में पैसा लगाया जाता है, उनसे शेयर्स को खरीदा जाता है और उनकी कंपनी में हिस्सेदारी बना जाता है। अब वो कंपनी लेटर ऑन यहाँ पर बड़ी हो जाए, फिर लेटर ऑन वो अपना आईपीओ ले आए, वो फिर जाकर पब्लिक सेक्टर कंपनी बन सकती है ना, नहीं तो नहीं। ठीक है, जैसे एलआईसी था, एलआईसी का अगर आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल में ही उसका आईपीओ आया था। पहले एलआईसी पब्लिक सेक्टर कंपनी था शुरू से, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था एलआईसी। एलआईसी का हाल ही में एक आईपीओ आया था, जिसके बाद वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना, उससे पहले वो नहीं दे रहा था। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट हल्का फुल्का मैंने बेसिक्स आपको समझाया है ना। एमएसएमई भी शार्क टैंक से वैसे लेते हैं। एमएसएमई का क्या मतलब है? एमएसएमई तो कोई भी हो सकता है। एमएसएमई कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना, एमएसएमई तो एक डेफिनेशन है। सर एलआईसी प्राइवेट थी, एलआईसी प्राइवेट नहीं थी, प्राइवेट लिमिटेड थी तो पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर थी लेकिन प्राइवेट लिमिटेड थी। अब वो पब्लिक लिमिटेड बन गई है और पब्लिक सेक्टर में है। अभी तक कोई क्वेरी तो पूछो। हाँ जी, पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं हो सकता? पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट लिमिटेड, उसके शेयर्स मार्केट में नहीं थे अवेलेबल सेल परचेज के लिए, यही तो समझाया था मैंने। ये वाला पेज उसी को तो डेडिकेट किया था, और क्या किया था। लॉस में चली जाए, लॉस का मतलब ये थोड़ी ना होता है लॉस में चली जाए तो उसका कोई फायदा फ्यूचर में नहीं होगा। हाँ जी, गवर्नमेंट के पास आपको बहुत बार चीजें दिखती हैं लॉस में। आपको बहुत बार आता है ना कंपनी लॉस में है, ऐसे होता है ना, कंपनी लॉस में चल रही है, लॉस में चल रही है, लॉस में चल रही है, फिर भी कंपनी चल रही है, ऐसे कैसे होता है? ये इसलिए ऐसा होता है, मान लो कंपनी 5 साल लॉस में चल रही है, कंपनी स्टिल चल रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है कि हम 5वें साल से प्रॉफिट में आएंगे और इतने प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे कि अगले 2 साल में इतना प्रॉफिट हम कमा लेंगे कि पिछले 5 साल का लॉस कवर कर लेंगे। वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हमारे इंडियन फैमिलीज की मेंटेलिटी, फ्रेंकली बोलूंगा, हमारे इंडियन फैमिलीज की मेंटेलिटी ऐसी है कि हम ये चाहते हैं कि हम पहले दिन से प्रॉफिट में आए। हमारे अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर बिल्कुल रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं। हम पहले दिन से सोचते हैं हमारी सैलरी आ जाए। हम ये नहीं सोचते कि क्या पता मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिसकी वजह से अभी तो मुझे नुकसान हो रहा है, लेकिन कल को मुझे ऐसा प्रॉफिट हो कि मेरे पिछले सारे सालों के लॉस एक झटके में कवर हो जाए। तो वो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है इन कंपनीज में, जो लॉस 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 कर रही हैं और फिर ऐसा प्रॉफिट करती हैं कि पिछले लॉस छोड़ो, वो अगले आने वाली 7 पुश्तों के लिए एक ही प्रॉफिट में, एक ही बार में प्रॉफिट में इतना कमा जाते हैं कि उसकी 7 पुश्तें आगे बिना कुछ किए कमा
बिना कुछ किए घर पे बैठे खा रही होंगी। ठीक है, बहुत बार आपको ऑफर्स दिए जाते हैं ना कंपनीज के द्वारा, बहुत बार ऑफर्स दिए जाते हैं ना, 7 दिन का ऑफर आ गया फ्री, आया कि नहीं आया? आता ना, कंपनीज के द्वारा दिया जाता है 7 दिन का ऑफर फ्री, दे दो। उसका क्या मतलब फ्री? कंपनी लॉस में ही है, 7 दिन फ्री में है तो कौन खरीदेगा? 7 दिन तो उसकी उसकी कोई चीज खरीदेगा नहीं, है ना। लेकिन 8वें दिन से क्या होगा? 8वें दिन से वो जो 7 दिन के लिए सैंपल फ्री में बांटा था, 8वें दिन से उसमें से इतने लोग तो उसको खरीद लेंगे जो पहले खरीद नहीं रहे थे, इतने लोग खरीद लेंगे, 7 दिन का जो लॉस था वो कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये चीजें होती हैं, आपको सैंपल दिए जाते हैं। मैं अभी फ्लाइट में आ रहा था, कौन सी फ्लाइट थी? पटना से दिल्ली आ रहा था मैं, पटना से वापस आ रहा दिल्ली। तो हमें जो खाने के लिए दिया गया था, वो फ्लाइट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है खाना, तो उस विस्तारा की फ्लाइट थी, तो उसमें हमें खाने के बॉक्स के अंदर हमें एक सैंपल दिया गया था। कंपनी है ना मामाअर्थ, उसका एक इतना सा छोटी सी एक क्रीम थी, स्किन सनस्क्रीन थी, कोई सनस्क्रीन थी शायद, है ना। तो सनस्क्रीन थी वो। अब वो सनस्क्रीन आप सोचो, फ्लाइट में कम से कम आई थिंक, मुझे नहीं पता कितने होते हैं, 100 लोग तो बैठे होंगे उस टाइम, तो 100 लोगों ने सैंपल दिया, है ना। 100 लोगों को सैंपल दिया तो इतनी सी क्रीम थी। अगर मान लीजिए उसकी कीमत, उसकी जो उनको कॉस्ट पड़ती है वो उसको बनाने की, उनको 20 रुपए पड़ती है, और मार्केट में उसको वो बेच रहे हैं मान लीजिए 50 रुपए में। ठीक है, तो उनको 20 की 100 बांटी उन्होंने, तो उनको लॉस कितना का हुआ? 200 रुपए का, सॉरी 100 लोगों को बांटी, 20 रुपए किया तो 2000 का नुकसान हुआ उनका, है ना। 2000 का नुकसान हुआ ना उनका। लेकिन अगर उसमें से 100 लोगों में से वो मान लीजिए 20 लोग भी खरीद लेते हैं, तब भी उनको 1000 रुपए तो एटलीस्ट वापस आ गए। और आई थिंक 100 में से 20 लोग, मैं ये नहीं कह रहा 100 में से 20 खरीद लेंगे, 4 खरीद लेंगे, 3 खरीद लेंगे, 2 भी खरीद लेंगे, लेकिन उन लोगों की मार्केटिंग तो होगी कभी ना कभी। जैसे अभी मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने तुम्हें मामाअर्थ का बता दिया ना, मेरे मुंह से पब्लिसिटी हो रही है मामाअर्थ की। हो सकता है आप में से कोई एक आधा व्यक्ति उसका कोई प्रोडक्ट खरीद ले, वो जरूरी नहीं है कि वो 50 रुपए की क्रीम खरीदे। आप हो सकता है, अच्छा यार कपिल ने मामाअर्थ का बताया था, लड़कियां मामाअर्थ, अच्छा मामाअर्थ की कंपनी है, अच्छा सर्च करते हैं। उनको कोई ऐसी आइटम देखी जो 2000 की आइटम थी, है ना। 2000 की आइटम गई ना उनका, तो वो जो बांटा था पूरे पूरे फ्लाइट में, उनका तो खर्चा निकल गया। ठीक है, तो ये चीज एक मार्केटिंग टेक्निक है, नथिंग एल्स। तो इसलिए कंपनीज लॉस में जाते हैं, लॉस में जाती है, लॉस 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 लॉस, अगेन वन डे प्रॉफिटेबल। ठीक है, रूपल वही है ना, आपको लगता है उसके प्रोडक्ट कॉस्टली हैं, लेकिन हमारे दुनिया में, मतलब कह सकते हैं हर एक क्लास के लोग होते हैं, जिनमें कुछ लोग बिल्कुल उनको पता ही नहीं मामाअर्थ के बारे में, कुछ लोगों को पता है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और कुछ लोगों को पता है तो अफोर्ड करते हैं, है ना। तो वो चीज है। अब देखो यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं ना बढ़िया प्रोडक्ट है उसके सारे, बट इट सर्व्स को क्वालिटी, मामाअर्थ यूज करते हैं। अब देखो 5-6 ने बोल दिया, अब मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी क्लास में से कई ना कई लोग इसको सर्च जरूर करेंगे, और उसकी मुफ्त की एडवर्टीजमेंट आज की डेट में हो चुकी है मेरे थ्रू। हुई क्या नहीं? और वो क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने फ्लाइट में मुझे एक छोटी सी क्रीम सैंपल में दी थी, जिसको मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, वो पड़ी है मेरे घर पे। मैंने कोई मामाअर्थ का प्रोडक्ट नहीं खरीदा, लेकिन मैंने आगे 10 लोगों को बता दी वो बात। ठीक है, तो ये गेम खेला जाता है कंपनीज के द्वारा, और आपको लगता है कंपनीज लॉस में जा रही है।
क्या बोले मामाअर्थ को, पैसा भेजो। पैसा भेजो यार, है ना, एडवर्टीजमेंट करिए तुम्हारी हमने। वैल्यूएशन कैसे लगाते कंपनी, ये मैंने अभी तो बताया था, यहाँ पर समझाया था ना वैल्यूएशन वाला, ये प्रीमियम वाला है यार, 10 मिनट लगा के समझाया वैल्यूएशन का कंसेप्ट यार, जब बोला तो था मैंने, कहा था ध्यान तुम्हारा। मैन के लिए महंगा कंपनी को कोई बैग नहीं मिलता क्या, जैसे वीमेन के लिए एलवी का मिलता है, क्यों नहीं मिलता, एलवी का पर्स ले ले मिल जाएगा। आगे बढ़े, ये अगली क्लास में करें, अगली क्लास में करें, एंड करें क्लास को, थोड़ा आप भी रेस्ट कर लो, मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, अगली क्लास में करते हैं यार, ठीक है, कंटिन्यू अगली क्लास में हम सीधा स्लाइड्स के ऊपर पढ़ेंगे। फोन भी चार्ज करना, इसके अंदर पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ अगले क्लास में मिलेगी तुम्हें, इसमें बस इतना ही है भाई, पीडीएफ अगली क्लास में अगली इसकी कोई पीडीएफ ऐसा नहीं है ना, जो टेक्निकल शब्द है वो अगली क्लास में, शेयर शेयर व्हाट इज शेयर वगैरह वगैरह वो अगली क्लास में समझाऊंगा मैं। हाँ 1 बजे, ठीक है, चलो मिलते हैं, 1 बजे आ जाना, थैंक यू। ऐसे ही होता है, ये साला मैसेज भी कर रहे थे।